इंडस्ट्रियल लोकेशन हो चुका था ना? ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशन हो चुका है। ये देखिए दिस वन वाज, हाँ सैंपल पेपर आ गया है, मैंने सैंपल पेपर आपको सेंड भी किया होगा, एग्जामिनेशन भी होंगे, तो तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए। और इट में भी ऐसे ऐसी आशा है कि आप लोग का लॉकडाउन जो होगा 21 के बाद एक्सटेंड ना हो, 21 के बाद आपको फिर से एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़े, ऐसा एजम्पशन लगाया जा रहा है। ठीक है, देखो जरा, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज, ये 2 वाले पढ़ चुके हैं, ठीक ना? इंडस्ट्री का मार्केट का लिंकेज क्या होता है, जनरली जो भी होगा इंडस्ट्रियल वर्क होता है वो शुरू भी होता है मार्केट से, खत्म भी होता है मार्केट में। ठीक है, पैसे से शुरू होता है और पैसे के लिए ही किया जाता है, सिंपली इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हमको करना होगा, ठीक ना? तो ये देखते हैं जरा, इनपुट, इनपुट यानी कि अगर हमारे पास मनी होगा तो मनी से हम क्या करेंगे, इनपुट खरीदेंगे। इनपुट में रॉ मटेरियल्स जो होंगे, कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट होंगे, पार्ट्स होंगे, या फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी के सभी कर देंगे। उसे ट्रांसपोर्ट करके हम फैक्ट्री के पास लेकर जाएंगे, फैक्ट्री में हम उसको प्रोसेस करेंगे, आउटपुट प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर मार्केट में लेकर आएंगे, और मार्केट में लेकर आने के बाद जो होगा फिर उससे हमें मिलेगा पैसा। तो एक सर्कुलेटरी पैटर्न जो होगा ये बन जाता है, एक सर्कुलेशन में आता है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डाटा देकर कोई भी समझ सकता है इस चीज को, ठीक ना? अब देर आफ्टर हमने पढ़ा था क्या कि आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो सबसे अच्छी अधिक जो होगा आइडियल लोकेशन क्या है, तो जहां आप देखो इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप करना है जहां पे हमारे कम से कम पैसे लगे और अधिक से अधिक हम उससे बेनिफिट ले सके। यही चीज होता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, यही दो फैक्टर पे ध्यान देना है कि हमारा इनपुट जो होगा वो कम से कम हो, आउटपुट मेरा सबसे अधिक हो, अधिक से अधिक पैसा हम उसको अर्न कर सके, ठीक ना? तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो होगा वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी कि जिस जगह पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो वहां पे आपको टोटल कितने खर्च देने पड़ेंगे आपको रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने में, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, उस जगह पे आपको प्रोड्यूस करने में कितने खर्च लगेंगे, और फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसको फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग जगह पे, तो उस जगह पे कितने खर्च आपको पड़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मार्केट में जब आप उसको फिर से सेल करने के लिए सेंड कर रहे हो, क्योंकि एक जगह जहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो वहीं पे सारे के सारे प्रोडक्ट जो होंगे आपके यूज नहीं किए जाएंगे, कंज्यूम नहीं किए जाएंगे, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कितना खर्च लग रहा है, ठीक है? तो जहां पे ज्यादा डिमांड होती है लोग उस जगह के अनुसार भी फैक्ट्री खोलते हैं, डिमांड अधिक होगी तुरंत जो होगा वहां पे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद वहीं पे सेल कर देंगे, ठीक ना? और यही सभी चीजें जो होंगी उसके बाद वो डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री यानी कि डिसाइड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर करें हम लोग, तो कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अगर वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे करें, तो अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड है तो उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, यही था ना? अगर कोई इंडस्ट्री जो होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड हो तो उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, और अगर मिनरल प्रोडक्ट पे बेस्ड हो तो उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। आगे देखने को मिला था ऑन द मेन रोल, मेन रोल मतलब क्या कि वो करते क्या है। मेन रोल के हिसाब से दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं, एक होता है बेसिक और की। बेसिक और की का मतलब क्या होगा, जो प्रोडक्ट तो बनाएंगे लेकिन उसके प्रोडक्ट जो होंगे वो ह्यूमन या हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे, उसके प्रोडक्ट को कोई दूसरी इंडस्ट्री ही यूज कर सकती है, डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स नहीं है वो, तो उसको हम लोग बेसिक और की इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो भी प्रोडक्ट चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हेवी हो या बल्कि, लाइट हो या बल्कि हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दे, वो हमारे काम में आना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे हम लोग दो तरह बोले थे, एक स्मॉल स्मॉल और एक होता था आपका लार्ज। अगर आपका टोटल जो एक्सपेंसेस है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाओगे, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक है तो जो होगा आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाओगे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे जो इंडस्ट्रीज है उसको हम 3 पार्ट में बांटा था जनरली, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट। 3 पार्ट में होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट। पब्लिक यानी कि सरकार का, ठीक है? प्राइवेट यानी कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, और ज्वाइंट सेक्टर होता है इसमें सरकार का भी शेयर हो और आपका भी शेयर हो, ठीक है? सरकार का भी और किसी प्राइवेट का भी। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री जो होगा इवॉल्व होकर आई थी, दैट वाज कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक ना? जिसमें दोनों के दोनों जो होंगे, दोनों के दोनों जो होंगे वो लोग, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि सभी के सभी लोग यानी कि जितने भी वर्कर हैं, वर्कर के साथ साथ जो मालिक ऑन कर रहा है, वो सभी के सभी जो होंगे वो शेयर पे हो, किसी ना किसी का शेयर हो, मतलब जितना वो इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उसका शेयर हो, ठीक है?
और एटलास जो होगा बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट के आधार पे देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्री जो होंगे जो कि हेवी प्रोडक्ट जो होंगे वो बनाते हैं, उसको हम कहेंगे बल्क, और वहीं पे जो एकदम लाइट प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री। लाइट मतलब हल्का, ठीक ना। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो जरा, हम लोग अब उसी इंडस्ट्रीज को जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया है ना, उसी को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। उसमें अब क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड, ठीक ना। एग्रो बेस्ड किसको बोलेंगे, किस इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड बोलेंगे? तो जो एग्रीकल्चर आउटपुट पे जो होगा, यानी कि रॉ मटेरियल उसको एग्रीकल्चर से मिलता होगा, उसी को एग्रो बेस्ड बोलेंगे ना। समझ में आ रही बात? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जो बेस्ड होता है उसी इंडस्ट्रीज को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग को जो इंडस्ट्रीज पढ़ने हैं, दो पढ़ने हैं हमें, कॉटन एंड जूट। लेकिन इसके अलावा कई सारे एग्जांपल्स हैं, कॉटन जूट और एक और शुगर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। कॉटन जूट टेक्सटाइल के अंदर आएंगे और एक शुगर भी हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए, कॉटन जूट सिल्क वुलन क्लॉथ टेक्सटाइल शुगर एंडिबल ऑयल, ये सभी के सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर है ना कि सिल्क भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सिल्क। और ये जो वुलन क्लॉथ्स, यानी कि अगर हम रियरिंग कर रहे हैं, रियरिंग करते हैं गोड्स का या फिर शिप का, तो ये सब के सब एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं, ठीक ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि सिल्क को क्यों रखा गया वहां पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में दोनों चीज आता है। एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हो, तो आप खेती भी कर सकते हो, फार्मिंग भी करोगे, साथ साथ रियरिंग भी करोगे, तो दोनों काम होते हैं उसमें, ठीक ना। तो जो भी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं उसी को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, सीरीकल्चर, गुड। तो देखो जरा, यहाँ पे एक सिंपल सा, वैसे इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है, हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जब कॉटन इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो जिसमें हम लोग टेक्सटाइल बनाएंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर प्रोडक्शन करते हैं। फाइबर प्रोडक्शन जनरली क्या होता है, ये प्लांट से हो सकता है, या आप शिप की जो बात किए थे ना, यहाँ से उस शिप का जो बाल निकालता है वो भी क्या होता है, वो फाइबर है। फाइबर एक हमेशा एक रॉ मटेरियल है, ठीक ना। तो फाइबर, उस फाइबर के प्रोडक्शन को उसके बाद उसको स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद क्या होता है कि उससे धागा निकलता है, यार्न, ठीक ना। तो सेकेंड स्टेप होता है कि स्पिनिंग के बाद क्या होगा कि फिर उसमें से यार्न निकलेगा। फिर उस यार्न को हम लोग बुनते हैं, ठीक ना। बुनते हैं, उसमें कताई की जाती है, छटाई की जाती है, और उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है दैट वन इज फैब्रिक, ठीक ना। तो ध्यान देना कि रॉ मटेरियल फाइबर जो होगा एक रॉ मटेरियल है, और वहीं पे फैब्रिक जो होगा वो एक तरह का फिनिश्ड गुड है जिससे अब क्लॉथ्स बनते हैं। उसके बाद फिर डाइंग एंड फिनिशिंग की जाती है। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, या तो फैब्रिक से आप क्या करो, पहले गारमेंट मैन्युफैक्चर कर लो, उसके बाद फिर क्या करो कि उसके ऊपर डाइंग एंड फिनिशिंग करके गारमेंट बना लो। या फिर फैब्रिक से आप क्या कीजिए कि पहले डाइंग एंड फिनिशिंग कीजिए, उसके बाद मतलब कि पहले फैब्रिक को ही कलर कर लीजिए और उसके बाद अपना क्लॉथ जो होगा बना लीजिए, ठीक है। सिंपल सा, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, बस ये सीधे बुक में दिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लिए। इससे हमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन हाँ स्टेप्स तुम लोग को अगर कभी पूछा जाए, जब हम पूछें एग्जामिनेशन में, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। तो आपको आना चाहिए कि पहले फाइबर होगा, फाइबर के बाद जो होगा स्पिनिंग करके यार्न निकालेंगे, फिर वीविंग करके फैब्रिक निकालेंगे, और फैब्रिक के बाद दोनों में से कोई भी स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, मूविंग अहेड। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। याद होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगा वो अंग्रेजों के टाइम से ही बहुत ही फेमस रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगा वो अंग्रेजों के टाइम से ही काफी अधिक जो होगा वो फेमस रहा, ठीक ना। सबसे पहले तो यहाँ पे अंग्रेज जो थे खुद ट्राई किए थे कि हमारे यहाँ से जो टेक्सटाइल है उसको वो ले जाने का ट्राई किए। फिर उसके बाद क्या किए थे कि जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, तो फिर यहाँ पे सारे के सारे इंडस्ट्रीज बंद करवा के और यहाँ से वो लेकर जाना शुरू किए थे रॉ मटेरियल। याद है कुछ, ठीक ना। रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, फिर वहां पे फिनिश गुड बनाकर यहाँ पे लेकर आते थे। लेकिन अगर अभी के टाइम पे हम लोग बात करें, तो हमारा ये जो कंट्री है, इस कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगा सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या, सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब कि इसके पास रॉ मटेरियल से लेकर जो भी आउटपुट गुड से बनाएगा, सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, और सब के सब हाई एल्डिंग हाई वैल्यू एंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि इस जगह पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगा हमारे कंट्री में काफी अधिक ग्रोथ कराने वाला है, जीडीपी का, ठीक ना। अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मुख्य हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है कॉटन टेक्सटाइल, ठीक ना।
अब कॉटन टेक्सटाइल के बारे में ध्यान देते हैं। तो हमारे कंट्री में जो डेवलप हुआ था स्टार्टिंग में वो कॉटन टेक्सटाइल ही था, ठीक ना। अब देखो दो चीज होता है, लूम, लूम जिसके अंदर जो होगा आप यार्न बनाते हो, ठीक ना। पहले चलता था हैंडलूम, आज के टाइम पे चलता है पावर लूम। समझ सकते हो डिफरेंसेस क्या है हैंडलूम और पावर लूम में? बता सकते हो क्या होगा डिफरेंसेस हैंडलूम और पावर लूम यहाँ पे? ठीक है, ठीक ना। हाँ, मैनुअल वर्सेस मशीन, गुड। अब पावर लूम जो होगा काफी अधिक चलने लगा है, हैंडलूम लगभग बंद हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो स्मॉल कॉटन इंडस्ट्रीज है वहां पे हैंडलूम चलते हैं। पावर लूम जो कि पावर जनरेटेड होंगे, पावर ऑपरेटेड होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे, और वहीं पे हैंडलूम जो होगा इसको मैनुअली जो होगा चलाया जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा कि ये कॉटन टेक्सटाइल है, ये कहाँ पे है, इंडस्ट्री सबसे अधिक कहाँ पे है, ये बताइए। नागपुर बोल रहे हैं दिव्यांशु। हाँ ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी है, हाँ ठीक, कर्नाटक में भी है। तो मुख्य जो है ब्लैक, ब्लैक सॉइल इनके लिए चाहिए होता है ना। कौन सा सॉइल? ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। और उनका जो रेंज आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात, गुजरात तो यहाँ पे सबसे अधिक अगर कहीं कंसंट्रेशन है कॉटन का तो वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र एंड गुजरात में, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में, जैसे हमने भी कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा था, लेकिन फिर क्या होता है कि बीच में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सेट बैक, यानी कि हम लोग पीछे घटना शुरू हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कारण क्या था कि वैल्यू एडिशन हमें वैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो जनरली जो होते हैं उसमें हम लोग मैनुअल वर्क काफी अधिक करते थे, ठीक है। और वहीं पे जो होगा मशीन मेड गुड्स आते थे इंग्लैंड से, टोटली सारा का सारा काम मशीन करता था। और ऐसे केसेस में क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम अच्छी तरीके से अगर हमको सेल करना होगा तो हम उसका प्राइस हाई रखेंगे। हम अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा अगर उसको मुझे सेल करना होगा तो वो हम हाई रखेंगे। और वहीं पे जो दूसरे जगह से आते थे, यानी कि जो ब्रिटेन से आएंगे, उनका जो प्राइस होता था वो लो होता था। ये सिंपल सी बात है भाई। ये हम लोग देखे थे अनफेयर कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड मशीन मेड गुड्स, बहुत पहले से इसको पढ़े हुए हम लोग, ठीक ना। तो ऐसे में जो भी हमारा ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल का मतलब जो पारंपरिक तरीके से चलते आ रहा था इंडस्ट्री, उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। और एक टाइम ऐसा आया था जब ये पूरे के पूरे बंद हो गए थे, ठीक। और हम सिर्फ और सिर्फ जो होंगे रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर जो होंगे वो बन के रह गए थे, ठीक ना। अब ये इंडस्ट्री सेटअप कहाँ पे होते हैं? ये इंडस्ट्री जहां सेटअप होते हैं उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या अवेलेबल है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज का सेटअप होना? तो देखिए, रॉ मटेरियल जहां हमें मिल जाएगा रॉ कॉटन, ठीक, जनरली सबसे बड़ा फैक्टर यही है जहां पे इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है कॉटन का। मार्केट, मार्केट समझ रहे हो सब। ट्रांसपोर्ट जहां पे होगा, ठीक ना। लेबर, लेबर यानी कि वहां पे काम करने के लोग हमें जहां मिल जाएंगे। क्लाइमेट, ठीक ना। ये सभी चीजें जो होंगे वो डिसाइड करते हैं। वाटर, बिल्कुल वाटर भी, ठीक। तो वही फैक्टर्स, यानी कि जो भी फैक्टर्स आप पढ़े हो ना, वही फैक्टर्स को आपको बार बार एड ऑन करते जाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वो चीजें अब जो फैक्टर्स पड़े उसी के हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगा। और यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो क्लाइमेट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, ठीक ना। तो ये सभी चीजें जो होंगी वो डिपेंड करती हैं कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो होंगे वो कैसे ग्रो करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री जो होगा कैसे ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक ना। अब देखो इसमें ना, इसमें सभी कोई जो होगा वो इक्वली अपना शेयर प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें फार्मर्स जो कि कॉटन की खेती करेंगे, ठीक ना, फार्मर्स काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जो कॉटन बॉल प्लकर्स, यानी कि जो रुई का एक बॉल होता है उसको प्लग करना होगा। सेम एज टी पढ़े थे ना हम लोग ना, टी में भी पढ़े थे हमने कि टी के लिए भी जो टी का लिप्स जिसको तोड़ना होता है वो एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ पे भी जो होगा कॉटन बॉल प्लकर जो होंगे वो काफी एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। इसके बाद गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग जो होंगे ये प्रोसेसेस हैं जिसमें कॉटन बॉल को जो होगा वो यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, हमें सीधे इसके कुछ कुछ टर्म्स देखने हैं जरा, ठीक ना। आपको कोई खेती करनी नहीं है तो ज्यादा उसके ऊपर टर्म पे ध्यान न दीजिए। उसका डाइंग किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, पैक किया जाएगा, टेलरिंग की जाएगी, स्विंग की जाएगी, ये चीजें आपको उतना अधिक फोकस नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि इस इंडस्ट्री में भाई उसको
देखो जनरली जो होगा सारे के सारे जो क्लॉथ्स बनते हैं वो क्लॉथ व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन आप जो क्लॉथ्स पहनते हो ना, ये क्लॉथ जो होंगे ये व्हाइट कलर के नहीं होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। लेकिन कॉटन का बॉल जो होगा, जो बॉल हम लोग यूज करते हैं, ये बॉल कभी भी व्हाइट कलर का नहीं होता है, ठीक ना। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे ब्लीच के बारे में, ब्लीचिंग के बारे में तुमने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। क्या सभी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या सभी को? अभी मैं जो है, क्लियर है ना? दिख रहा है? किसी ने मुझे मैसेज किया है कि नहीं स्क्रीन दूसरा दिख रहा है, अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही स्क्रीन दिख रहा है। अभी कौन सा पेज आप लोगों को दिख रहा है? एग्रो बेस्ड है? अरे मैंने तो काफी सारे पेजेस चेंज कर दिए। वेट वेट वेट, अभी अभी देखे तो जरा, वेट वेट अ मिनट। अच्छा, उस टाइम से एग्रो बेसिस हो रहा है, तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। अभी क्या शेयर हो रहा है फर्स्ट टर्म, जरा बताएंगे आप लोग मुझे। फर्स्ट टर्म क्या से शो हो रहा है अभी? डाइंग ना? हाँ ठीक, चलो यही है। हम लोग इस पे बात कर रहे थे। क्या आप लोग को ये कॉटन टेक्सटाइल नहीं शो हुआ था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्या इसको मुझे फिर से क्लियर करने की जरूरत है क्या? इसको फिर से डिस्कस कर लें? समझ में आ चुका है ना? ठीक, ठीक है कोई नहीं, जब समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ब्लीचिंग बता रहे थे, ब्लीचिंग मतलब ये सिंपल सी बात है, देखो ब्लीचिंग क्या है, ब्लीच जो तुम लोग यूज करते हो, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, घर में भी यूज होता है। लिखना है बता देंगे, अभी अभी रुक जाओ। ठीक है रुक जाओ, पहले समझ लेते हैं इसको जरा, ठीक ना। तो ब्लीच एक तरह का केमिकल है ना, ठीक ना। देखो क्या होता है कि क्लॉथ हमको डिफरेंट कलर्स के चाहिए, ब्लीच ब्लीचिंग पाउडर, हाँ बिल्कुल उसी ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में उसका यूज पढ़े हैं ना अंकित, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज? पढ़े होगे तुम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का ऐसे बहुत सारे यूज है, एक जो हाँ साफ करने के अलावा एक और यूज होता है कलर रिमूव करने में, ठीक ना। कलर रिमूव करने में यानी किसी भी चीज का कलर रिमूव कर देता है, हाँ जर्म को मारने के लिए हटाइए, अब यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जर्म नहीं मारना है, ठीक ना। हाँ पेपर इंडस्ट्री में भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री होगा, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज का डिमांड, ठीक ना। डिमांड भी जैसे कि केमिकल्स, डाइस, पैकेजिंग मटेरियल या इंजीनियरिंग वर्क्स, ये सभी के सभी चीजों को वो यूज करता है, यानी कि एक तरह से फीडर इंडस्ट्री पे बन गया ये ऑलमोस्ट। जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो इंडस्ट्रीज इसको फीड करते हैं, ठीक ना। इसको फीड करने का मतलब क्या है, उसके आउटपुट प्रोडक्ट को ये यूज करेगा, ठीक है। अब देखें जरा कि जब स्पिनिंग की बात हम लोग करें, स्पिनिंग जो मिनरली जो होगा हमारे कंट्री में इन तीनों एरिया में काफी अधिक होता है, क्योंकि इन्हीं तीनों एरिया में हमारे पास सबसे अधिक अमाउंट में कॉटन, रॉ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा एरिया मैंने सर्कल किया है? ठीक है महाराष्ट्र, चलो दिख रहा है ना। मुझे लग रहा है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार आप लोगों को विजिबल होना बंद हो जाए। जहां अगर मूव नहीं करेगा बता दीजिएगा, ठीक ना। महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक ना। अब क्या है कि अब यहाँ से डिसेंट्रलाइज हो रहा है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझ रहे हो तुम लोग, पहले इसी जगह पे था, अब यहाँ से मूवमेंट इसका होना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है, ठीक ना, ठीक ना। अब क्या होता है कि अब ये डिसेंट्रलाइज क्यों हुआ है भाई, स्पिनिंग क्यों डिसेंट्रलाइज हुआ है? क्योंकि हमारे कंट्री में कुछ का ग्रोथ हुआ है, जैसे कि वीविंग होना शुरू हो गया कॉटन में। अब उसमें सिल्क वीविंग होती है, जरी एम्ब्रॉयडरी, ये सब के सब तुम लोग डिजाइन देखते हो ना, ठीक ना। ये डिजाइन वगैरह जो होगा बनना शुरू हो जा रहा है आजकल, ठीक। हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन है
स्पिनिंग की, ठीक ना। लेकिन वहीं पे जो होगा वीविंग जो होगा हमें लो क्वालिटी का फैब्रिक जो होगा प्रोवाइड करता है। और इसी कारण से हमारे कंट्री में देखो स्पिनिंग, ठीक है, स्पॉन करना यानी कि उसको घुमाकर धागा निकालना, वो हमारे पास काफी बेटर हो रहा है। लेकिन जो क्वालिटी क्लॉथ होते हैं ना, यानी कि बेटर क्लॉथ में, क्योंकि अब तुम लोग सुनते हो जापान के पास सबसे बेटर क्लॉथ में रॉ मटेरियल में कॉटन जो होगा उपजाता है, तो वो चीज का हमारे पास से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और कभी कभी या ऑलमोस्ट अभी हमने देखा है कि जो स्मॉल क्वान्टिटी होते हैं वहाँ पे अभी भी हैंडलूम जो होगा चलते हैं, ठीक है। वीविंग जो होगा वो हैंडलूम से भी क्या कहता है, पावरलूम आ ही चुका है, ठीक है। ठीक ना। चलो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो तुम लोग को नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है ये पॉइंट, कि आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स ये जो होंगे वो आए हैं। और हमारे पास जो होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगा वो बिल्ट कहाँ पे है, तो मुख्यतः है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ये दोनों पॉइंट जल्दी नोट कीजिए तो आप लोग, बस ये दो पॉइंट। डन। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो होगा वो स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटेन के द्वारा मुंबई में 1854 में, ठीक ना। समझ में आ रही बात। और जब दो वर्ल्ड वार हुए थे उस टाइम पे हमारे कंट्री में काफी अधिक प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था क्लॉथ्स का, क्योंकि सभी के सभी कंट्री वाले जो थे वो आपस में तो लड़ रहे थे, पूरा का पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ रहा था। और फिर उनकी डिमांड को जो फुलफिल करने के लिए, ठीक ना, तो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट काफी अधिक हुआ था इस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बुक में आपका जो होगा ये बॉक्स मटेरियल है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बॉक्स मटेरियल है, आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो होगा वो 1854 में डेवलप हुआ था, ठीक ना। डन। चलो अब देखो इसमें हमें याद क्या रखना है टोटली, ठीक। हमारे यहाँ जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके मेरिट्स क्या क्या है, मेरिट्स यानी कि फायदे क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले कि हैंडस्पन खादी, इस खादी के चलते क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट काफी अधिक बढ़ गया है। और खादी एक कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, खादी। समझ में आ रही बात, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमारे यहाँ हैंड स्पोन किया जाता है खादी को, और खादी जो होगा एक कॉटन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। रिजल्ट क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अधिक कर दिया। समझ में आ रही बात, ठीक ना। दूसरा, कॉटन इंडस्ट्री, अब अखिलेश पूछ रहे हैं व्हाट इज कॉटन इंडस्ट्री। गजब, जो आप अपने घर में इंडस्ट्री खोल सकते हो ना उसी कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं अखिलेश। घर में भी जो चला सकते हो उसी को कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, कि इंडिया जो होगा, इंडिया धागे यान जो होगा वो जापान को भी, जो जापान एक बहुत ही बेटर प्रोड्यूसर है उसको भी वो यान प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा इंडिया जो होगा यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज में जिसमें इनका नाम याद रखिएगा, जापान, यूएसए, यूके, रशिया, इनको भी अपना प्रोडक्ट जो होगा वो सेल करता है, ठीक। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो हमारा शेयर है वो काफी अधिक है। और हमारे कंट्री में जो भी मिल्स हैं ये वर्ल्ड कंपटीशन लेवल पे हैं, यानी कि अगर इनको हम compete करना चाहें वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड क्लास जो मिल्स हैं हमारे पास सेटअप किए गए हैं, ठीक ना। ये हमारे मेरिट्स हैं, ये हमारे बेनिफिट्स हैं, ठीक ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, समझ में बात। खादी लार्ज अमाउंट में जो होगा हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हम अपना यान जो होगा उसको
नहीं, चाइना से आगे नहीं है भाई, बार बार चाइना से क्यों कंपेयर करते हो सब चाइना से तो अभी आगे नहीं है, ठीक ना। और इसका जो होगा एक लार्ज शेयर है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। हमारे जो स्पिनिंग मिल्स है वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, काफी कुछ प्रॉब्लम है। ड्रॉबैक्स देखते हैं जरा, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे कंट्री में जो वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग होता है, ये यूनिट उतना अधिक डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण से हम अपना हाई यार्न क्वांटिटी, हाई यार्न जो होते हैं, मतलब हाई क्वालिटी यार्न जो होते हैं, उसको हम बेच देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम अपने यार्न को सेंड करते हैं जापान को या अदर यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट जो होंगे वो उतना अच्छा डेवलप नहीं है, या उतना अधिक वो जो होगा इस चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जो डेवलप्ड है वो उतना अधिक को प्रोसेस नहीं कर पाते, यानी कि इंडस्ट्रीज की अगर डिमांड करें हम लोग तो हमारे पास इंडस्ट्रीज कम है। जो इंडस्ट्रीज है वो फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में है, ठीक ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठीक ठाक है, लेकिन मोस्ट इंडस्ट्रीज जो होंगे वो फ्रेगमेंटेड है। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ लोकल मार्केट की डिमांड को ही फुलफिल करते हैं, ठीक ना। लोकल, इनका जो मेजोरिटी होती है ना, ये सिर्फ ध्यान रखते हैं कि हम लोकल मार्केट की डिमांड को जो होगा फुलफिल करेंगे, ठीक। हमारे यहाँ पावर सप्लाई जो होगा वो इलेक्ट्रिक है। पावर सप्लाई का इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा कि बिजली, इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, ठीक। मशीनरी हम लोग बहुत पुराने जमाने का यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसको अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। देखो वीविंग, नीटिंग, प्रोसेसिंग में जो भी यूज होता है वो मशीनरी हमारे पास एकदम आदम जमाने के हैं, ठीक है। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो जनरली क्योंकि वो अपना मुनाफा जो होगा लोकल इंडस्ट्री से ही कमा लेते हैं, तो उनको जो होगा वो अधिक डेवलप करने का ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये इंडस्ट्री जो होंगे ना वो धीरे धीरे लोकलाइज होना शुरू हो गया। रिजल्ट क्या हुआ कि अब उनके बीच में ही कंपटीशन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब ये चीजें जो होंगी बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कंट्री के अंदर। साथ ही साथ अब इनका कंपटीशन हो रहा है जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। जैसे तुम लोग रेयन वगैरह पढ़े होगा, पॉलिस्टर होगा, तो अब इसके साथ इनका कंपटीशन होना शुरू हो गया है। रिजल्ट क्या है, वो सस्ते मिलेंगे भाई, केमिकल जो बने होंगे वो सस्ते मिलेंगे, और फिर क्या होगा कि इनको थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो गया। तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक। चैलेंजेस क्या क्या है इंडस्ट्रीज में, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, और उसके मेरिट्स क्या क्या है ये याद रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, चैलेंजेस और मेरिट्स में। ऐसा करते हैं कि हम बस टॉपिक क्लियर करते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स अभी लिखना चाहोगे सब? ठीक है, देखते जरा। देखो ये चीज है कि देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स, यानी कि ये जो वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग करना है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप है और बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप है, लेकिन इनके जो प्रोडक्शन होते हैं ना ये फ्रैगमेंट में होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, अलग 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 जगह पे कहते हैं, ठीक। और ये चीजें जो होंगी वो कहाँ, किस चीज को अपना मेन व्यू रखी है, तो लोकल मार्केट को। इनका कहीं भी जो मोटिव जो होता है ना इंडस्ट्रीज का, ये ग्लोबल मार्केट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होगा वो बना दिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होगा, ये इंडस्ट्री अपना आउटपुट बेचना चाहेगी ग्लोबल लेवल पे, लेकिन उसी चीज को, जो चीज चाहिए इसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, जो इनपुट चाहिए, क्योंकि ये भाई एक फीडर इंडस्ट्री है, ठीक ना। ये जो होगा वो कंज्यूमर इंडस्ट्री की तरह काम करेगी, सॉरी कंज्यूमर इंडस्ट्री, फीडर इंडस्ट्री नहीं है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है। लेकिन इस कंज्यूमर इंडस्ट्री को जो होगा हमको चाहिए होगा फीडर इंडस्ट्री का सपोर्ट। तो ये जो फीडर इंडस्ट्रीज हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं स्मॉल यूनिट्स में, यानी कि जो इसके पहले हमने पढ़ा कि हमको गिनिंग करना है, स्पिनिंग करना है, ये सभी चीजें, और वो चीजें कहाँ जाती है तो लोकल मार्केट में। अब देखो क्या हुआ कि लोकल मार्केट कभी भी जो होगा ना वो, मतलब कि बहुत रेयरली केस में ही लोकल मार्केट में जो होगा वो वर्ल्ड क्लास डिमांड होती है, ठीक है। लोकल मार्केट वर्ल्ड क्लास डिमांड नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है ही नहीं। अब उससे अगर हम कोई और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी वर्ल्ड क्लास होने के चांसेस बहुत कम है। रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारा जो फिनिश गुड है, देखो ध्यान देना इस चीज पे, कि हमारा फिनिश गुड जो होगा वो compete नहीं कर पा रहा है ग्लोबल लेवल पे। फिनिश्ड गुड, हमारा रॉ मटेरियल जो होगा वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है, रॉ मटेरियल मतलब कि यार्न तक,
लेकिन उस यार्न के बाद जो भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मशीनरी है वो मशीनरी अपग्रेडेड नहीं है। ठीक, रिजल्ट हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाई लेवल का नहीं है। तो जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल लेवल पे हम जो है कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट के मामले में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ही बात कर रहे थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो स्कैटर्ड है। डन। ध्यान देना है आपको कि हमारे पास जो चैलेंजेस मिल रहे हैं, चैलेंजेस कहां पर हैं, ग्लोबल लेवल पे फिनिश गुड में। चेंज करें, चलो अब देखो ये चीजें हैं आपको। हाँ अभी नोट्स में बोल भी नहीं रहा हूँ। हाँ वीबिंग और स्पिनिंग बाबू, ठीक ना। ये देखो ये कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होंगे, तुमको इस चीज पे ध्यान देना है, ये ब्लैक वाले पे, ठीक ना। ये आपका मैप है और इस मैप में तुम्हारे पास एग्जाम में जो आएंगे वो यहाँ पे है, कौन कौन पूछा जाएगा। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ठीक ना। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर एंड कोयम्बटूर, यही पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। पूछा जा रहा है कोयम्बटूर किस स्टेट में है, बताओगे सब। कोयम्बटूर कहाँ पे है, ई नंबर वाला कोयम्बटूर, बाकी पता है ना। हाँ, तमिलनाडु, अरे केरला में कोई कह रहा है। अच्छा रुको, रुक जाओ, ये देखो कोयम्बटूर, ये रहा, कहाँ पे है कोयम्बटूर। ये कौन सा स्टेट है, ठीक ना। तो मैप में याद रखिएगा ये जो होगा ये तमिलनाडु है, ठीक। कोयम्बटूर पूछा जाता है, ओके। बाकी कानपुर कहाँ है, कानपुर याद है ना। कानपुर, कानपुर यूपी में है। इंदौर, इंदौर कहाँ है, इंदौर एमपी में, ठीक। कानपुर, ओके। चलो तो मैप वर्क में बस इतना ही ध्यान देना है और कुछ आगे नहीं। मैप वर्क में आप ये याद रखोगे, मुंबई तो याद ही रहेगा हमेशा, इंदौर भी याद रहेगा, सूरत भी याद ही रहेगा, सूरत याद है ना। सूरत महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात में है। हाँ सूरत गुजरात में है, कानपुर जो होगा वो यूपी में है, कोयम्बटूर जो होगा तमिलनाडु में है। यही 5 पूछे जाएंगे एग्जाम में, इससे अधिक नहीं, ठीक ना। ठीक, अब कुछ कुछ जो टर्म्स है देखो यहाँ पे मैंने बोल्ड नहीं किया है, आंसर में तुमको ध्यान रखना होगा। इसको अब इसको हम लोग ये जो है ये जूट इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग आ गया, ठीक ना। या तो स्लाइड इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। देखो इंडिया जो होगा वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्टर है वो कौन है, बांग्लादेश है, ठीक ना। ये हम लोग जूट इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, ठीक, दिख रहा है। हाँ पढ़ाए थे आप लोग को ये चीजें, इसीलिए तो हम थोड़ा सा फास्ट जाने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें तुमको पता है। ये जो होंगे ये सबसे अधिक कहाँ पे है, तो याद देखो ये बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है ना, उसी एरिया में जूट इंडस्ट्री खूब अधिक है। भाई जहाँ जूट उगेगा वहीं पे जूट इंडस्ट्री होगा। तो हमारे कंट्री में सबसे अधिक अगर जूट होता है तो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, यही है ना। हाँ वेस्ट बंगाल में होता है। और वेस्ट बंगाल में रिवर कौन सी बहती है, तो हुगली रिवर है। हाँ, बिल्कुल वही एग्रीकल्चर वाला ही है, ठीक ना। अब जो थोड़ा सा फैक्ट इसमें बढ़ गया है कि द फर्स्ट जूट मिल जो होगा वो सेटअप कहाँ हुआ था,
तो 1855 कोलकाता में एक जगह है रिशरा, वहां पे, ठीक ना। और 1947 में विभाजन के बाद जब हमारे पास वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो था उसका फॉर्मेशन हुआ था, तो एक ईस्ट बंगाल बाहर चला गया, एक पाकिस्तान बाहर चला गया। तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान बना था उसमें जो होगा हमारे पास थर्ड फोर्स ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया, यानी कि कंट्री का जो मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ पे है अभी, तो अभी वो बांग्लादेश में है, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वेरी सिंपल, याद रहोगा, याद रहेगा नहीं ये सब चीज। जूट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री में कौन है, कौन सा स्टेट है, सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई सबसे अधिक प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में, ठीक ना। जो पहला पहला जो है जूट मिल कहाँ पे डेवलप किया गया, कहाँ पे बनाया गया, तो वेस्ट बंगाल में ही, इरिशरा, ठीक। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, तो बांग्लादेश है। हम सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर तो है बट कंज्यूमर भी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम जो होगा हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। कुछ सालों पहले तक हम लोग जो होगा हाईएस्ट एक्सपोर्टर थे, बेचते थे, क्योंकि हमारे कंट्री में लोग यूज नहीं करते थे। तो फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आती हैं और उस पॉलिसीज के अंदर तुम लोग सुनते होगे ना, देखते होगे कि जो भी गवर्नमेंट का सामान आता है ना वो बोरा में ही आता है, जूट के ही बैग में आता है, ठीक। तो उस कारण से हम लोग इसको कंज्यूम करना काफी अधिक शुरू कर दिए हैं। रिजल्ट ये हुआ है कि अब हम लोग इसके कंज्यूमर बेटर बन गया, तो हम लोग एक्सपोर्टर नहीं है आगे। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अभी भी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो है ये इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हुए हैं कलकत्ता के नजदीक, तो कलकत्ता के नजदीक सेक्टर होने के उनके कुछ कुछ फैक्टर्स, फिर वही इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर आ गया। तो पहला फैक्टर जो होगा जो कि उनको एनहांस करता है वहां पे, तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि उस एरिया में जूट का खूब अधिक प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर, याद है। दूसरा, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, रिवर्स वगैरह का खूब अच्छा जो होगा ड्रेनेज सिस्टम उनके पास अवेलेबल है, तो खूब इजिली जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। रेलवे का भी काफी अच्छा सपोर्ट है, रेलवे है, वाटर वेज सपोर्टेड काफी बेटर है, काफी बेटर कर रहे हैं। वाटर जो होगा काफी अधिक चाहिए होता है, तो रिवर्स हमारे पास है, तो एबंडेंट जो होगा वाटर भी हमारे पास मिल गया, ठीक। इसके बाद चाहिए होता है लेबर, तो लेबर वेस्ट बंगाल में भी देखो, वेस्ट बंगाल कोई ज्यादा अमीर एरिया नहीं है, तो वहां पे एकदम कम दाम में काम करने के लिए लोग जो मिल जाते हैं। बाकी बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यहाँ से बहुत ही अधिक अमाउंट में लेबर ट्रांसफर होता है, जो कि कम पैसे में काम करने को है रेडी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद वहां का जो कैपिटल, भाई कैपिटल है, तो कैपिटल यानी कि इकोनॉमिकली काफी ही ज्यादा ग्रो कर चुका है। तो ये क्या होता है कि वो उनको बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट करना, ये सभी चीज जो होगा उसको प्रोवाइड करता है। सर कोई कंट्री किसी गुड्स का हाईएस्ट प्रोड्यूसर साथ में ही हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी हो सकता है क्या, भाई एक ही चीज क्यों पूछ रहे हो। हाँ, हाईएस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ हाईएस्ट कंज्यूमर भी हो सकता है, स्टील में देखना, स्टील में पढ़ना इस चीज को, हाईएस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ हाईएस्ट कंज्यूमर भी हो सकता है, हो सकता है ये चीज है। जैसे हम पॉलिसीज के लिए हैं, प्रोड्यूसर भी हाईएस्ट, कंज्यूमर भी हाईएस्ट, ठीक ना, हो सकते हैं ऐसा, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर तो कॉमन सी बात है भाई, ये तो कॉमन सी चीज है, बिल्कुल एक्सपोर्टर हो सकते हो, प्रोड्यूसर हो गए एक्सपोर्टर हो ही जाओगे, अगर तुम्हारे कंट्री में तुम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको मिल जाएंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें प्रोड्यूसर भी हो और एक्सपोर्टर भी हो। जूट देखो, वही बात आ गई फिर से कि अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर गवर्नमेंट के अंदर नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो काफी सारी इंडस्ट्री जो होगा गवर्नमेंट अब सपोर्ट करना शुरू कर दी है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन अभी भी स्मॉल कॉटन इंडस्ट्री जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। दोनों चीजें हो सकती हैं प्रीतम। हो गया, चलो नेक्स्ट आते हैं, अब आगे पढ़ते हैं चैलेंजेस, ठीक ना। तो चैलेंजेस क्या है भाई, देखो हमको इसको सेल करना है, लेकिन सेल करने वाला हमसे अधिक कोई अगर सेल करे तो जैसे बांग्लादेश सेल कर रहा है, और बांग्लादेश हमसे सस्ते सामान में से हमसे सस्ते रेट में सेल करेगा, तो हमारा सामान तो बिकने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि अब पैकिंग मटेरियल में जहां आप जूट के बारे में बात करते हैं, जूट की जगह पे आप देखो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, तो अगर आप उस चीज को यूज करना शुरू कर दिए, तो ये दो चीजें अगर आप यूज करना शुरू कर, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा,
ठीक ना। तो कंपटीशन होता है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से या अदर कॉम्पिटिटर से। ठीक, अब अदर कॉम्पिटिशन में बांग्लादेश सबसे टॉप पे रखिएगा, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड इसके अलावा। अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ने इस चीज को थोड़ा डेवलप करना शुरू किया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने अब कर दिया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होता है या गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट जो होगा प्लास्टिक को लगभग बैन करना चाहता है, और ऐसे केसेस में वो सिर्फ और सिर्फ जूट पैकिंग जो होगा उसको बढ़ावा देता है। तो जो भी आपके जनरली गेहूं, व्हीट की जो भी पैकिंग होती है, राइस के लिए नहीं, क्योंकि राइस की पैकिंग में अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो खराब कर देगा, हीट वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो जनरली जो होगा व्हीट का जो पैकिंग करना है या अदर सेरेल्स का जो पैकिंग करना है, वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जूट का ही बैग यूज कर सकते हो। रिजल्ट क्या हुआ है कि अब इसका डिमांड बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक, साथ ही साथ हम लोग सेल भी कहाँ करते हैं, तो सेल करते हैं यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, इन सभी एरिया में। ठीक है, और ये जो होगा जूट काफी बेटर थिंग है, क्योंकि ये जो होगा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक ना, और क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, तो रिजल्ट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था उसके कारण अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होंगे वो अब डिमांड करती हैं कि जूट के ही बैग का हम लोग अधिक से अधिक यूज करें। ठीक ना, तो जूट का प्रोडक्शन जो होगा एक बार फिर से ग्रो कर रहा है। समझ में आया? कुछ दिक्कत है पूछ लीजिए। फिर तुम्हारा वही चीज है सुमित, हाईएस्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट से सभी कुछ हो सकता है। कोर इंडस्ट्री जो तुम लोग नारियल देखे हो ना, नारियल की रस्सी सुनते हो अमन? COIR, कोर इंडस्ट्री, नारियल की रस्सी से जो है ना, मतलब नारियल का जो फैब्रिक होता है उस इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। नारियल की भी रस्सी आती है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब शुगर। भाई शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है ये बताओ? यूपी। ठीक है, तो सबसे अधिक शुगर इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए? अरे इंडिया में पूछ रहे हैं भाई। सबसे अधिक इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए? यूपी में होना चाहिए ना। अर्नव का क्वेश्चन आ रहा है कि राइस की पैकिंग प्लास्टिक में क्यों की जाती है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बांग्लादेश ने कंडीशन डाल दिया है कि राइस की भी पैकिंग क्या होगी कि आपको जूट के ही बैग में करनी है, बांग्लादेश में ये रूल है। इंडिया में जो होगा थोड़े से जो नहीं होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के चलते गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करना पड़ता है। 1 मिनट जरा हम लोग थोड़ा पीछे गए हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो होगा ना वो, क्योंकि जो जूट के बैग्स होते हैं, जूट के बैग्स में मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी काफी अधिक होती है, मॉइस्चर बहुत जल्दी कंटेन कर लेते हैं। ठीक, और इंडिया में प्रॉपर उसका जो होगा रहन सहन नहीं है, रखने का जो तरीका है इंडिया में बहुत ही प्रॉपरली उसको रखा नहीं जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में जो जो राइस होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके लिए कंपल्सरी नहीं किया है, लेकिन हाँ जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इस चीज को भी बिल्कुल क्लियर कट रखा हुआ है कि गवर्नमेंट का, तो कोटा में तुम अगर उसको भी देखते होगे ना, PDS सिस्टम में, तो वहां पे भी वो राइस भी जो होगा वो राइस भी उसी के अंदर आता है। राइस जो होगा वो किसके अंदर, तो जूट के ही बैग के अंदर आता है। ठीक, लेकिन तुम लोग वहीं पे जाओगे, तुम मार्केट में जाओगे ना, तो जनरली राइस होगा, छोटे छोटे पैकिंग होते हैं और प्लास्टिक के बैग के अंदर आता है। ठीक,
ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के चलते ये रूल रेगुलेशंस के ऊपर उतना अधिक फर्स्ट लिबरलाइजेशन किया गया है, ठीक ना। चलो अब ये देखते हैं, हम लोग इस पे आ रहे थे। तो शुगर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होगा वो कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। तो इंडस्ट्री भी जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो होगा वो यूपी के अंदर होंगे, होंगे ना। इसके अलावा यूपी के आसपास बिहार, और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जो साउथर्न एरिया है उस एरिया में जो शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ गया है। हमने पढ़ा भी था एग्रीकल्चर में कि प्रोडक्शन बढ़ गया है उसका उस तरफ एरिया में, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। ये पूरा का पूरा जो होगा थ्रू आउट द सीजन उगने वाला सामान है। तो रिजल्ट क्या है कि अब थोड़ा सा शिफ्ट देखने को हमें मिलता है कि अब इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होकर उस एरिया में भी जाएंगे, साउथर्न एरिया में जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि 60% जो है शुगर वो कहाँ पे है, यूपी में है और बिहार में। 60% अभी भी आज के टाइम पे, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये शुगर मिल बहुत ही जल्दी चांसेस हो सकते हैं कि शुगर मिल खत्म हो जाए और सबके सब जो होंगे वो साउथर्न एरिया में चले जाए, ठीक। क्योंकि भाई क्या दिक्कत है, तो ये सीजनल नेचर का है। सीजनल नेचर क्या क्या होगा कि इसमें जो क्रशिंग सीजन होता है ना, जनरली विंटर होता है। क्रशिंग सीजन में जो जूस निकाल के उसमें शुगर बनाते हैं वो विंटर में, क्योंकि गर्मी में जो होगा काफी ज्यादा जो होंगे ये चिपचिपे हो जाते हैं। और इसके लिए जो बेटर क्लाइमेट प्रोवाइड करता है वो आपका कोस्टल एरिया। तो अब एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है, कोस्टल एरिया की तरफ जो होंगे लोग ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक ना। चलिए, ये चीज है, ये हमने डिस्कस कर लिया। देखो ये यहाँ पे इन रिसेंट इयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुग्रोज कंटेंट। एक चीज तो ये हो गया सुग्रोज कंटेंट का जो होगा, और यहाँ पे एक कूलर क्लाइमेट जो होगा हमको मिलता है, जो कि एक लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन जो होगा उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस एरिया में क्योंकि शुगर की इंडस्ट्री एक तरह का कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर जो होगा डेवलप कर जाते हैं। ये सीजनल इंडस्ट्री है ना, सीजनल इंडस्ट्री कभी भी कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। नहीं, वो प्राइस तो और डिक्रीज हो रहा है, जहां पे आप जितना बेनिफिट कर सकते हो उतना बेटर होगा ना। अच्छा, ये शुगर केन जो होगा ये बल्की मटेरियल है कि लाइट मटेरियल है? बल्की है, ठीक। अरे लाइट नहीं है, बल्की है, बल्की है एकदम भारी, ठीक ना। तो अब इस कारण से क्या होता है ना कि जनरली क्या होगा कि जिस जगह पे प्रोडक्शन होता है ना उसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कर जाती है। क्योंकि अगर तुम इनको ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर करने के टाइम पे इनके जो सुक्रोज कंटेंट होते हैं, इसका जो जूस होता है, सुक्रोज कंटेंट मतलब जनरली जूस, उसके ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो जब तक ये पहुंचते तब तक वो सूख जाते हैं, ठीक ना। तो वो सभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चैलेंजेस यहाँ पे क्या क्या है, तो पहला चैलेंज तो हो गया सीजनल नेचर। जैसे बिहार वगैरह में देखिए, बिहार यूपी में जो होगा विंटर सीजन में ही चल सकता है, ठीक। हमारे यहाँ बहुत ही पुराने मेथड जो होगा वो प्रोडक्शन का चलते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट डिले हुआ, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपने भेजने का ट्राई किया है, तो रिजल्ट होता है कि उस टाइम पे यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, ठीक ना। अगर ट्रांसपोर्ट का डिले होता है, रिजल्ट होगा कि उसके जो सुक्रोज कंटेंट जो होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक ना। अगर ट्रांसपोर्ट डिले होता है तो एक चीज तो प्रोडक्शन में डिले होगा, दूसरी बात है कि सुक्रोज कंटेंट जो होंगे वो भी धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। और अभी हमें जरूरत है कि जो शुगर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करने, तो शुगर के बाद तुम लोग देखते हो ना, शुगर केन खाने के बाद तुम लोग तो चूसते ही होगे सब, ठीक ना। तो हाँ, साहिल सिंह 6 ही उठा सकते हो ना भाई, तुम अकेले 6 को नहीं उठा सकते हो, तुम 6 ही उठा सकते हो। तो उसमें जो बैगेज निकलते हैं ना, जो छिलका, जो खोई, उसका हमें यूज अभी तक पता नहीं। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं शुगर की इंडस्ट्रीज में। सीजनल नेचर, ठीक, विंटर में सिर्फ उग सकता है। ओल्ड एंड इनफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट डिले। और फिर क्या होता है कि हमारे पास जो होगा वो हमें यूज नहीं पता है बैगेजेस का, बैगेजेस यानी कि जो उसके छिलके होते हैं उसका, ठीक है। क्लियर। साहिल सिंह को लगता है कि शुगर केन उनके लिए भाई बहुत ही इजी चीज है, धोना उसको शुगर केन को। कुछ पॉइंट्स हम मिस कर दिए लग रहा है। वेट, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया है कि हम जो होंगे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड जो होंगे, सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक ना, शुगर के। और
हम लोग जो होगा वो फर्स्ट पेज रखते हैं गुड़ खांडसारी, ठीक ना। खांडसारी क्या है, तो ये भी एक तरह का शुगर है। जो चीनी हम लोग जनरली यूज करते हैं ना, साफ सुथरा चीनी, वो खांडसारी होता है। शुगर कुछ अलग ही होता है। शुगर जो होगा ऐसे क्रश नहीं होते, क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, ठीक। तो हम लोग जनरली खांडसारी यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट था कि काफी बल्कि है, और इसके हॉलेज में यानी कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में इसके सुक्रोज कंटेंट जो होंगे वो रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, चलिए क्लासेस आज इतना ही रहते हैं, क्योंकि अब नया इंडस्ट्री जो होगा वो सेटअप हो जाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक ना। नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर दे रहा हूँ, और आज के आज आप लोग नोट्स कर लेंगे होमवर्क में। हाँ वही चीज है, रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट हूँ इसमें, ठीक ना। और होमवर्क लिंक में आप मुझे नोट सबमिट करोगे। सेम एग्रीकल्चर चैप्टर ही है, अगर एग्रीकल्चर चैप्टर आपका क्लियर होगा तो टोटली क्लियर होने वाला है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। हाँ इवनिंग तक ये अपलोड हो जाएगा, ओके। यूट्यूब होमवर्क में अपलोड करना है आपका नोट्स। अच्छा, अंकित का बर्थडे है, तो अंकित